मेरा सौभाग्य था कि भाई कम से कम सब बच्चों के दर्शन हो जाएंगे। नमस्कार, ईटीवी भारत पर आपका स्वागत है और मैं हूं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक। नेताजी नॉन पॉलिटिकल की सीरीज में आज ऐसी शख्सियत आपसे रूबरू होंगी जिनका राजनीतिक किरदार दिलचस्प हो न हो, लेकिन उनका असल जीवन देखकर आपका दिल भी कहेगा सच में नेताजी नॉन पॉलिटिकल हैं। असली किरदार की बात करें तो आमतौर पर जब राजनीति में शख्सियत का जिक्र होता है तो कहते हैं कि 100% खालिस राजनेता है, लेकिन इनके लिए जब आप बात करेंगे तो शायद असमंजस में पड़ जाए। हम बात कर रहे हैं झाड़ोल से चौथी बार जीतकर राजस्थान के लोकतंत्र के मंदिर में अपने क्षेत्र की और अब पूरे आदिवासी समाज की नुमाइंदगी कर रहे बाबूलाल खराड़ी जी की। आपका ईटीवी भारत पर बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आपका जब भी जिक्र होता है तो फिर वो झोपड़ी दिखती है, वो कोलूपोश मकान दिखता है और दिखता है कि किस तरह से एक आदिवासी जनजातीय बाहुल्य इलाके में खेती करने वाला शख्स आज अपने क्षेत्र की बात वहाँ पर रख रहा है। इस सोफे पर और आपके वहाँ उस पत्थर की मेज पर कितना फ़र्क महसूस करते हैं जब बैठते हैं? देखिए, मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, सोफ़ा हो या पत्थर की चट्टान हो। हमें ज़्यादा इनका मोह भी नहीं है। सामान्य जीवन जीते हैं और शुरू से संस्कार ऐसा ही मिला है तो वैसा ही जीते हैं। मोह नहीं है, मतलब मोह नहीं है। खरड़ साहब, विद्यार्थी परिषद से जीवन शुरू किया, संघ की सेवाओं में आप रहे, जिला परिषद और फिर यहाँ तक ये सफ़र तय किया, लेकिन ये ख्याल कब आया कि एक खालिस राजनेता के तौर पर आप काम करेंगे जहाँ पर आप अपने क्षेत्र की बात रख सकेंगे? शुरुआत से ये था कि एक दिन आगे जाना है या फिर वक्त सीढ़ियाँ मिलती गई और आगे बढ़ते रहे? मैं वैसे दुर्घटनावश राजनीति में आया हूँ। राजनीति में आने की कोई मंशा थी ही नहीं। मैं संघ का स्वयंसेवक था, संघ का काम करता था, संघ का काम देखता था और संगठन के मन में क्या था मुझे ध्यान नहीं। लेकिन 1987 में मैं संघ का तहसील कार्यवाह था और उससे मुक्त करके मुझे राजनीति में भेजा गया, युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष के नाते। जी। जब अखबार में ये चीज़ें आई तो मैं अखबार लेकर के, हमारे संगठन मंत्री हुआ करते थे, उनके पास मैं गया और मैंने उनसे कहा कि भाई साहब, मैं राजनीति में काम नहीं करूँगा। तो उनका ही कहना था कि भाई क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं है, मेरी रुचि नहीं है, ये रुचि का विषय नहीं है मेरा राजनीति। तो उनका आग्रह था कि आपको राजनीति में ही काम करना है। तो काफ़ी देर तक हमारी बातचीत होती रही। तो लास्ट में उन्होंने कहा क्यों नहीं करना चाहते हैं? तो मैंने कहा भाई मैं देखो, एक झूठ बोल नहीं सकता हूँ, मेरे खून में झूठ बोलने का कोशिश करता हूँ कम से कम। राजनेता झूठ तो बोल ही लेते हैं। हाँ, कोशिश करता हूँ झूठ कम से कम बोलूँ। जी। फिर कुछ उल्टे सीधे धंधे होते हैं वो हमसे नहीं होते हैं। तो उन्होंने एक शब्द मुझे कहा था कि ये सारी चीज़ें ठीक हुई, आप मानते हो क्या? तो मैंने कहा हाँ, इसलिए आपको उधर ही जाना है, एक भैया आपको चुनाव लड़ना है। तो उस समय हम टिकटों की चर्चा कर रहे थे। माननीय हमारे महामहिम अभी हैं पंजाब के गुलाब जी, हमारे नेता हैं, वो हमारे आदर्श भी हैं। तो हम दोनों ही थे। तो जब ये इशू आया कि भाई तुमको चुनाव लड़ना है, तो मैंने कहा भाई साहब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वो भी थोड़े कठोर थे और मैं भी थोड़ा ज़िद्दी था, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वो थोड़ा कठोर बोलते थे। तो उन्होंने कहा तुम जब हमारे राजनीति में आए हो, चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबूलाल खराड़ी चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं पंचायत समिति, जिला परिषद चुनाव लड़ लिया। तो यहाँ से मेरा ये चुनाव लड़ने की जो क्रम शुरू होता है। मंत्री बनने का किस्सा क्या रहा? क्योंकि पहली बार मंत्री बने हैं, ये मैसेज आप तक किसने पहुंचाया? उस वक्त घर में क्या फील था और आपने क्या सोचा होगा? देखिए, मन में कल्पना नहीं थी। सामान्य जीवन में चुनाव लड़े हैं, एमएलए बने हैं, काम करेंगे और जनता का काम करना है। मंत्री बने तब भी काम करेंगे और एमएलए रहेंगे तब भी काम करेंगे। और सत्ता आई थी, हमें एक खुशी थी। और मेरा थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि मैं एक बार पहले 3 में सत्ता में रहा था, फिर ये इस समय सत्ता में 2 बार मैं एंटी गवर्नमेंट में जीत के आया था। तो उस समय तो हमको विरोधी करना था, तो वैसा था। लेकिन इस बार सत्ता में आए तो
संगठन की मंशा होगी कि मंत्री बनाना है। मुझे दिल्ली से मैसेज आया था कोई आपको मंत्री बनाएंगे, तो मैंने सामान्य में कह दिया किसने भाई किया साहब दिल्ली से वो नाम अभी आपको नहीं बता पाएंगे। जी जी। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मेरी कोई इच्छा है नहीं, लेकिन अगर संगठन कुछ जिम्मेदारी सौंपता है तो काम करेंगे। और उसके बाद भी कोई ज़्यादा हमें खुशी थी, ना कोई हमें गम होता है, क्योंकि हम सामान्यतः ज़िंदगी जीते हैं। मंत्री बन करके भी हम कौन सा वो कर लेंगे। अब मैं घर पर लौटता हूँ। आपके मंत्री बन गए तो लाव लश्कर आपके साथ रहता है, सरकारी गाड़ी आपके साथ रहती है। हम देखते हैं वो दरवाज़ा पगडंडी है जिस पर आप ट्रैक्टर चलाते हैं, अब वहाँ पर एक लग्जरी कार पहुँचती है। तो घर वाले कहीं असहज तो नहीं होते इस माहौल को देखकर कि अब ये संतरी भी आ गए हैं, कुछ पीए भी साथ में रहेंगे, अब लोग भी मिलने आएंगे, तो कैसे कुछ एडजस्ट होगा? आपकी घर पे पत्नियां हैं, दोनों की क्या प्रतिक्रिया रही? मंत्री बनने के बाद में एक थोड़ा सा माहौल बदला, तो घर वालों ने ऐसा माहौल कभी देखा नहीं। तो वो थोड़ा सा ऐसा महसूस करते हैं कि यार ये सब क्या है। और उसके बाद में थोड़ा सा दिनचर्या भी चेंज हुई। तो कभी कभी भाई पूरे प्रदेश में भी जाना पड़ता है, कभी दिन को रात को 2 बजे 3 बजे भी जाना होता है, सुबह जल्दी भी भागना होता है। तो वैसा वो स्वाभाविक रूप से कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि यार इतना भाग दौड़ करते हो, कभी तो परिवार को समय ऐसी डिमांड नहीं आई कि अब मंत्री बन गए हैं तो कोई शहर के आसपास घर ले लीजिए यहाँ, क्योंकि पीए भी रहेंगे, आपकी गार्ड भी रहेगी, लोग आने जाने वाले भी रहेंगे? ऐसा जिक्र नहीं होता कभी घर में? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि उनको मैंने कोई ऐसे, तो उनकी ऐसी महत्वाकांक्षा है ना ऐसी इच्छा है, क्योंकि हमारा जीवन शुरू से ऐसा रहा है, जैसा है वैसा ही चलेंगे। अब मैं मंत्री बन गया, आपने कहा वही शहर के पास जाएंगे, मकान ले लें या मकान बना लें, तो उसके लिए हमको आर्थिक पक्ष से हमें मजबूत चाहिए, और वो हमारे पास में नहीं है। अगर मैं बनाना भी चाहूँ, लेना भी चाहूँ, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? जब मेरा जो पेमेंट आता है, मेरा वेतन है, वो बच्चों की पढ़ाई में, बाकी उनके खर्चे में सब चला जाता है। तो कितने बच्चे हैं? क्योंकि आपकी 2 शादियां हुई हैं, तो कितने बच्चे हैं और क्या कर रहे हैं अभी? 5 बच्चियां हैं, 4 बच्चे हैं जी। कुल मिलाकर के 9 हैं। 2 बच्चियों की शादी हो गई है, एक बच्चे ने जीएनएम किया है, एक बच्चा बीएलएल कर रहा है, एक बच्चे ने बीटेक किया है, एक बच्चे ने बीबीए किया है, और 2 बच्चों की शादियां हो चुकी है। बहुएं, एक ने एमएससी की है मैथ में, और पढ़ाई पर जोर है पूरा परिवार। हाँ, और एक ने बीएसटीसी की है। अभी कोई रोजगार तो है नहीं है वैसे घर पे। तो ऐसा नहीं होता कि मंत्री हैं कहीं तो सेट कर देंगे पापा जी? नहीं, सेट करेंगे तो सारे सिस्टम से आना पड़ता है, नियम से आना पड़ता है, वो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। मैं मंत्री हूँ, मैं किसी को तो इसको लगा दो, तो ऐसा तो लगा नहीं सकेंगे। उस प्रक्रिया से उनको गुजरना पड़ेगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा दे करके वो पास होंगे, उस मेरिट में आएंगे तो लगेंगे। जी। एक और बात है कि आपके बच्चे खेती में भी बराबर सहयोग करते हैं, उनकी पूरी दिलचस्पी खेती में है। कभी मतलब या आपका मन या उनका मन नहीं हुआ कि जयपुर आते हैं, अब जयपुर रहना शुरू करते हैं, थोड़ा सा वहाँ की ज़िंदगी कठिन होगी, यहाँ राजधानी की आबो हवा में रहेंगे तो सहज होगा जीवन? अगर हम हमारा घर छोड़ दें, हमारा क्षेत्र छोड़ दें, तो जनता क्या मानेगी? फिर वो भी हमको छोड़ देगी। उनके बीच में रहना अच्छा लगता है, उनके बीच में ही रहेंगे, वो जैसे रहते हैं वैसा रहेंगे। अगर हम उनसे थोड़ा सा जीवन स्तर अलग बना लेंगे तो वो मान लेंगे कि ये हमसे अलग हैं। जी। तो उनके वो फर्क महसूस नहीं करना चाहता। 2 शादियों के साथ क्या रहा, कैसे हुआ? मतलब पिताजी ने जोर दिया या फिर परिवार की प्रक्रिया रही, आदिवासी संस्कृति, क्या रहा इसमें? देखिए, आदिवासियों में शादियाँ 2 भी कर सकते हैं, 3 भी औरत रख सकते हैं, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो रखता है। और हमारे पूर्वज भी वैसे रखते थे। कामकाज के ज़्यादा रहता था, खेतों में भी काम करना पड़ता, घर में भी काम करना पड़ता, और भी काम होते, तो उसके कारण से भी ये परंपरा चली होगी। तो हमारा भी ऐसे ही चल पड़ा, तो ये हो गया। पिताजी ने निर्णय लिया होगा? हाँ, नहीं, मेरा निर्णय था, पिताजी का निर्णय था। पारिवारिक की स्थिति का बोला। विवाह की उम्र क्या रही होगी आपकी? मेरी शादी की उम्र, मैंने
हमारे क्या है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। जैसे मेरी सगाई हुई तो पत्नी मेरे साथ रहती थी जी। शादी बाद में हुई, तो मेरी शादी मैंने 95 के बाद की। ये रिस्क नहीं होता कहीं कि साथ रहेंगे, तालमेल होगा नहीं होगा, वैवाहिक संबंध विच्छेद भी हो सकता है, खतरा होता होगा ये? कई बार होता है, कई जगह होता है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं। वो इसलिए होता है कि या तो आप 2 शादियां करते हो तो एक को ज़्यादा प्रेम करते हो, दूसरे से नहीं करते हो, तो इसके कारण से वो टूटते हैं। जी। बाकी दोनों को बराबर रखो, कोई तकलीफ नहीं। नहीं है, स्वीकार्यता है, इसी कारण स्वीकार्यता होगी समाज में। अब क्या तमन्ना है? मंत्री आप बन चुके हैं, 4 बार विधायक आप बन चुके हैं, छोटी पंचायत से सफ़र शुरू करके आप आए हैं। क्या लगता है भविष्य के लिए, परिजनों के लिए क्या प्लानिंग की है आपने, किस तरह से देखते हैं? देखिए, बच्चों का भविष्य उनको तय करना है। मेरा काम था पढ़ाना, मैंने पढ़ा लिखा दिया। एक बच्चा 10वीं में है अभी, एक BLA भी कर ही रहा है, 2 ने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है। अब उनको नौकरी में जाना है, एक बिजनेस में जाना है, तो बिजनेस क्या करना चाहते हैं वो करें, तो वो कर रहे हैं। तो वो उनके हिसाब से उनको रास्ता तय करना है। मेरा काम मैंने कर दिया। जी। हम देख रहे हैं कि बिरसा मुंडा जी भी आपके बगल में हैं, महाराणा प्रताप भी हैं। दोनों शख्सियत हैं, कौन ज़्यादा प्रभावित करता है आपको? देखिए, मुझे दोनों ही प्रभावित करते हैं और दोनों का ही जीवन ऐसा ही रहा। महाराणा प्रताप मेवाड़ के लिए लड़े, अंतिम सांस तक लड़े और कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और बिरसा मुंडा गरीब परिवार में पैदा हुए 1875 में जी। 15 नवंबर को। और जब उनकी शिक्षा दीक्षा का सवाल था तो उसमें सारे के सारे मिशनरी स्कूल थे, उनमें उनकी शिक्षा हुई। तो आप और हम सब जानते हैं कि वो उन स्कूलों में जब शिक्षा होती है तो वो किस प्रकार का संस्कार देते हैं, वैसा कोशिश की होगी। प्राइमरी करने के बाद में आगे पढ़ने के लिए गए हैं तो वो भी मिशन स्कूल था, तब उनके चोटी थी, तो वहाँ पर उनकी चोटी काटी गई। तब तक ये थोड़े समझदार हुए, तो इनको थोड़ा सा गुस्सा आया कि ये मेरा संस्कार है, मेरा संस्कृति है, मेरा धर्म का प्रतीक है और इसको काटा, इसलिए मुझे नहीं पढ़ना है। पढ़ाई छोड़ी, चले गए और फिर अंग्रेज़ों ने अनलीगल कानून थोपने का काम किया, उनकी जंगल छीन लिए, ज़मीन छीनने की कोशिश की, तो एक गुस्सा भड़का और उसके बाद में इन्होंने एक वहाँ के जो जनजाति को इकट्ठा करके और अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक आंदोलन खड़ा किया। फिर पकड़ा गया और जेल में ही उनको 1900 में जी 9 जून को पॉइजन दे करके उनकी जेल में ही हत्या हो गई। तो इस प्रकार के जो व्यक्तित्व इस मातृभूमि के लिए, देश के लिए, समाज के लिए सर्वस्व निछावर करके बलिदान हो गए, ये हमारे प्रेरणा का स्रोत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ईटीवी भारत से बातचीत करने के लिए। उम्मीद है कि जब मंत्री जी से आप इस बातचीत के जरिए मुखातिब होंगे तो वो पहलू जिसे जानने की आपके दिल में दिलचस्पी रही होगी, जो जानना आप चाहते होंगे, जिन सवालों को जवाब आपको नहीं मिला होगा, वो भी आपको आगे मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, अगले मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।